हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार आपके सामने आज यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके जीएस के पोर्शन को डिस्कस करने आया हूं। देखिए, मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं सिर्फ आपको आंसर ना बताऊं, बल्कि ये भी कैटेगराइज करें हम कि कहां से कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं दो तरीके से आपके इस एग्ज़ाम का जो जीएस पोर्शन है उसका एनालाइज कराऊँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम में कहाँ से क्या और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, देखिए मैं बहुत धीरे धीरे से बहुत फास्ट भी कराना चाहूँगा, लेकिन स्पीड को ऐसा रखूँगा जिससे समझ पाएँ आप। देखिए, दो बुक पूछी गई है इस फर्स्ट शिफ्ट में। जो 23 अगस्त को यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया है उसमें जीएस में दो बुक के बारे में बात की गई है। इसके बाद हिस्ट्री से केवल दो क्वेश्चन है, एक कांचीपुरम का है, एक कांग्रेस की स्थापना है, यानी कि पल्लवों की जो राजधानी थी उसके बारे में बात की है। इसमें दो क्वेश्चन इसमें पॉलिटी के हैं। हालांकि पॉलिटी का एक ही क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को उसने पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो किस भाग के अंतर्गत आते हैं। हालांकि दूसरा क्वेश्चन हम करंट का भी रख सकते हैं, या फिर हम इस क्वेश्चन को पॉलिटी के अंतर्गत भी रख सकते हैं। वैसे तो इसे करंट में रखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्रालय के प्रमुख पूछा है जो हाल फिलहाल है। इसके बाद दो क्वेश्चन पॉलिटी के, दो हम हिस्ट्री के देख रहे हैं। ज्योग्राफी के हमें चार क्वेश्चन दिखाई दिए। ज्योग्राफी में जो चार क्वेश्चन हैं, इन चार क्वेश्चन में एक क्वेश्चन केवल इंडियन ज्योग्राफी का है। वो भी उसने ये पूछा है कि प्रायद्वीप भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है, गोदावरी के बारे में क्वेश्चन आया है। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के तीन क्वेश्चन हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन उसने पूछा कि किसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, तो भूटान। एक उसने राजधानी पूछी है क्रोएशिया की, एक उसने सीमा रेखा पूछी है फ्रांस और जर्मन के बीच की। हम बात करेंगे उसका। इसके बाद साइंस से क्वेश्चन भी चार हैं। देखिए, ज्योग्राफी इंडियन और वर्ल्ड उससे चार हैं, साइंस से चार क्वेश्चन है। एक उसने यूरेनियम के बारे में पूछा है, एक CO2 को अवशोषित करते हैं जो महासागर है, एक प्रकाश का इसने बिखराव हम बात करेंगे, एक जल प्रदूषण की बात की है। तो चार क्वेश्चन हमारे साइंस से हैं। इसके बाद यूपी के दो क्वेश्चन हैं। अगर मैं यूपी के क्वेश्चंस की बात करूं, दो हैं। एक उसने चिकनकारी जो है वो लखनऊ की है, ये पूछा है। यार, नोएडा किस जिले के अंतर्गत आता है, तो गौतम बुद्ध नगर के। तो ये क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम देखते हैं कि करंट अफेयर से। करंट अफेयर से पूरे 5 क्वेश्चन थे। 5 क्या, बल्कि 6 क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम गृह मंत्रालय में जो गृह मंत्री हैं उनके बारे में पूछेंगे। तो 6 क्वेश्चन करंट केस में हैं। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, एक पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की बात की गई, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भारत की एक किस्म है बासमती चावल की, उसे चुराकर सेम उसी किस्म को उसने क्या किया कि किसी और नाम से, एक कायनात के नाम से उसने उसे स्टार्ट कर दिया। तो इसे लेकर पूछा गया। एक अफ्रीका को दौड़कर पार करने वाले व्यक्ति के बारे में इसने बात की। एक रमन सुब्बाराव जो है क्रिकेटर हैं, इनके निधन की बात की। और एक इसने, ये करंट का ही क्वेश्चन है, रोड, ये बेल्ट एंड रोड इनोसिएशन, ये चाइना की एक पॉलिसी थी। मैं बात करूंगा जब पेपर को हम चेक कराएंगे। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करंट के हैं। इसके बाद इकोनॉमी के क्वेश्चन भी ठीक ठाक हैं। इकोनॉमी में एक तो कृषि नीति इसने पूछा है, एक इसने स्लैब पूछा है टैक्स का जीएसटी में, एक इसने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है ये पूछा है, एक इसने वित्त मंत्री पूछा है 1945 में कौन थे, एक वित्तीय स्थिरता के बारे में इसने बात की है। ये 5 क्वेश्चन इकोनॉमी के। स्टैटिक जीएस के हम देख रहे हैं कि 6 क्वेश्चन है। एक इसने परिषद कब बनाई गई, मैं मानव अधिकार परिषद की बात करूंगा 2006 में, इसके बारे में। एक फुल फॉर्म इसने पूछी है NHRC, हालांकि इसे फुल फॉर्म में भी काउंट कर सकते हैं। एक युवा दिवस कब घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय, तो 1985 में ये क्वेश्चन था। एक इसने दिवस भी पूछ लिया, तो 9 अक्टूबर को डाक दिवस था। एक महाराष्ट्र में एक जो है महाराष्ट्र से संबंधित एक स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है, उसकी भी मैं बात करूंगा। और कौन सा एयरपोर्ट भारत का प्रथम एयरपोर्ट है। तो मेरे कहने का मतलब 5 से 6 क्वेश्चन हम स्टैटिक जीएस के देखते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन है, स्नैपचैट और गूगल के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद मानसिक अभिरुचि और कंप्यूटर दोनों इसमें आता है। इसमें एक इमेज फिशिंग का होगा, एक खतरों की पहचान के लिए इसने क्वेश्चन किया है, एक अनुसंधान विधियों के लिए गुणात्मक वे, और एक स्पेयर फिशिंग के बारे में। कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3, ये मानसिक अभिरुचि। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद से इसका एनालाइज किया और मैंने देखने की कोशिश की कि किस सेक्शन से अगर बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीएस का पार्ट, वो भी ऐसा जो ओल्ड है थोड़ा सा ना, मतलब ओल्ड क्या, जो स्थिर हो चुका। और उसमें करंट के जो क्वेश्चन पूछ रहा है करंट में, वो भी करंट में इतने लेटेस्ट नहीं है। 2018-19 का जो पॉलिसी है या 20 की जो पॉलिसी है उससे संबंधित। इकोनॉमी के क्वेश्चन ओल्ड भी हैं,
और न्यू भी हैं, यानी कि नए भी पूछ रहा है करंट के रूप में और ओल्ड भी पूछ रहा है, करंट में ऐड कर सकते हैं उन्हें। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम का एनालाइज है ये देख लीजिए, 2 बुक पूछी गई, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी से 4 हैं, साइंस के 4 हैं, 2 यूपी के क्वेश्चन पूछे गए यूपी जीएस से। इसके बाद 5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो करंट से हैं, इकोनॉमी के 6 क्वेश्चन हैं, इसके बाद स्टैटिक जीएस के इकोनॉमी के 5 हैं, स्टैटिक जीएस के 6 हैं, सोशल मीडिया से 2 हैं और मानसिक अभिरुचि मान लीजिए और कंप्यूटर, इससे 4 क्वेश्चन है। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालाइज कर रहे हैं। अब हम पेपर की बात करते हैं। देखिए पेपर में सबसे पहले कह रहे हैं कि यहां से देख लीजिए कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए प्रायद्वीप भारत की अगर सबसे लंबी नदी की बात करता हूं मैं, तो निश्चित तौर पर सभी जानते हैं कि ये गोदावरी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसे थोड़ा सा ये यहाँ से, क्योंकि प्रायद्वीप भारत, इतना प्रायद्वीप भारत है जो हम तीनों ओर पानी देखते हैं, प्रायद्वीप भारत है। तो प्रायद्वीप भारत में जो हम देख रहे हैं ये गोदावरी को देख रहे हैं, गोदावरी के नीचे एक कृष्णा है, कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा है, ये गोदावरी है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर गोदावरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है फुल फॉर्म NHRC, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। ठीक, इसका ये है और इसका ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसके बारे में मैंने बात की थी कि 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, तो युवा, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये मैं आपसे कह ही रहा था कि इसने मानसिक अभिरुचि के रूप में ये बात कर रहा है कि गुणात्मक अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसे गहन और आगे की जांच पूछताछ करने के लिए सहायता करती है। तो इसका आंसर है गुणात्मक, ये मैंने आपको बताया, इससे पूछा गया। इसके बाद यह BRI का पूर्ण रूप क्या है, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि इससे डरकर पाकिस्तान के कुछ लोगों ने कहा था कि बहुत जल्दी हम चीन के गुलाम हो जाएंगे। कैसे, जैसे ये था, तो ये हम देख रहे हैं कि ये इंडिया है और इंडिया के बराबर में ये हमारा इधर चाइना और ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ये जो रोड है, ये रोड यहाँ से थोड़ा POK जो हमारी बेल्ट है थोड़ा ऊपर, यहाँ से इसने बनाई है डायरेक्ट, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। और ये इधर भी मध्य एशिया में बना रहा है, इधर भी बना रहा है, यानी कि इंडिया के आसपास जितनी भी रोड बना रहा है इसके लिए ये कार्य कर रहा है। ये चाइना की एक पॉलिसी है जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया। तो सीधी सी बात यह है कि बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है ये इसका आंसर है। इसके बाद ये फिर एक क्वेश्चन है जिसे मैं बात कह ही रहा था, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है और उसके लिए काम करता है। तो इसके लिए स्पीयरिंग फिशिंग है। ठीक, ये आंसर आपको याद रखना है। तो एक ये है, एक है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इससे पहले मैंने बात की थी गुणात्मक। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। 6 हमने कर लिया, यह है फिशिंग, स्पीयरिंग फिशिंग है ना। इसके बाद पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति, तो ये जुलाई 2000 सन 2000 में पूरा है ना। देखिए एक नाम मैं बता रहा हूं आपको, यहां पहले तो ये देखिए, ये जुलाई में भी अगर है तो 28 जुलाई 2000 में। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई। ठीक, इसके बाद ये कह रहा है कि वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये 2006 में किया गया था ना। इसके बाद अफ्रीका को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर बनाऊं तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा, और यहां से लेकर ठीक पूरे अफ्रीका को पार करने के लिए जो नाम दिया गया वो बेहतरीन नाम है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसने क्या कर दिया, रसकुक लिख दिया, और इसका जो रियल नेम था वो हार्डेस्ट था, हार्डेस्ट गीजर। क्या था इसका नाम, मैं यही लिख देता हूं, हार्डेस्ट गीजर। ठीक, इसके बारे में 3 बातें आप जान लें। इसने अफ्रीका को दौड़कर पार किया पूरे 352 दिन में। दूसरी बात, इसने लगभग 10,000 मील या 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की। यह बात ध्यान रखेंगे। तो ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इसे दौड़कर पार किया, 352 इसे दिन लगे, और 19 मिलियन स्टेप इसने चले। ये चीजें जानने की नहीं है, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने ये नाम जो रियल नेम हम पढ़ रहे थे वो ना बताकर उसने रसकुक दे दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया, आगे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन भी है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको
इसे पढ़ने में मजा आएगा। ये कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए मैं दो बात बताता हूं आपको, अगर आप इसे आईक्यू से करना चाह रहे हैं तो देखिए हमारे इंडिया में ज़्यादातर चावल पर जो ध्यान दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में। पंजाब बहुत बड़ा है, आधा पंजाब हमारे पास है, आधा उनके पास है, राइट। तो पंजाब में जो हम क्या कर रहे थे, बासमती की किस्मों के से हम नए चावल या अच्छी किस्म के चावल का उत्पादन कर रहे थे। तो सेम यही चावल कहाँ, पाकिस्तान के पास पहुंच गया। एक का नाम है 1121, एक का नाम है 1509। तो जो 1121 है, ये 1121 हमारे पास भी था और 1509 भी हमारे पास था, है ना। तो इन्होंने इन्हें क्या किया, 1121 को जो हमारा बासमती था उन्होंने कायनात 1121 कर दिया इसे, और इसे किसान बासमती 1509 को कर दिया। और फर्जी तरीके से पाकिस्तान ने इसे क्या करना शुरू कर दिया, इसका उत्पादन शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के साथ ये हमारा डिस्प्यूट है, इस पर कार्रवाई की बात की गई। इसके बाद कौन सा राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए फेमस है? तो मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन महाराष्ट्र से आया, तो महाराष्ट्र। इसके बाद चिकनकारी एक परंपरागत कढ़ाई शैली है जिसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो लखनऊ, ठीक। इसके बाद महासागरीय अम्लीयता का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें यह है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। मैंने आपको बताया था कि एक साइंस का क्वेश्चन है, ये यूपी जीएस से है। इसके बाद ये स्टैटिक जीएस का है, और इसे आप करंट का मान लीजिए, क्योंकि करंट का अभी मुद्दा था कि पाकिस्तान पर इस चीज़ को लेकर कार्रवाई की जाए। इसके बाद हम थोड़ा सा और आ जाते हैं। ये कह रहा है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक, तो सॉरी पहला हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं दिया, तो पहला हवाई अड्डा अगर ये दे रहा है तो इसमें आप ध्यान रखेंगे ये मुंबई है ना। हम आगे आ जाते हैं। फिर ये इकोनॉमी का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे हम करंट के साथ ऐड करके भी देख सकते हैं ना। इसके बाद ये है कि भारत में व्यवसायिकों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए जो थ्रेशोल्ड की जो सीमा है, लिमिट है, वो कितनी है? तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यह है 20 लाख, ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये 20 जून 2024, इसीलिए मैं कह रहा था कि करंट के 6 क्वेश्चन हैं। अगर ये 20 जून ना होता, ये कहता कि संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है, फिर ये क्वेश्चन हो जाता पॉलिटी का। लेकिन पॉलिटी का क्वेश्चन ना होकर ये क्वेश्चन करंट में ही हमें मानना चाहिए। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो इसका आंसर अमित शाह है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने कहा हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है, मिडेवल हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो 1885 में आपको बता दूं, सबसे पहले एओ हुम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2 बातें ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना के समय कलकत्ता में, सॉरी मुंबई में इसका क्या हुआ, मुंबई में इसका बेटा अधिवेशन हुआ, लेकिन होना कहाँ था? पुणे में, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यहाँ से इसे ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद मैंने सोशल मीडिया से कहा था, ये सोशल मीडिया कह रहा है कि जो स्ट्रिक्ट्स है ये एक यूज़ होती है चीज़, जैसे हम रील देखते हैं उस तरीके से। तो ट्विटर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इंस्टाग्राम तो आप चलाते ही हैं, और फेसबुक, इन तीनों में नहीं है। स्नैपचैट में ये है। ये क्वेश्चन पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हिस्ट्री का एक क्वेश्चन मैं यहाँ कह रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन ये आ गया, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? तो ये कांचीपुरम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं, मतलब ये तो पूरी तरह आईक्यू से होने वाला क्वेश्चन है। अगर सहजता स्टूडेंट इसमें रखेगा तो उसे बहुत अच्छे से पता भी चलेगी कि ये पूछ क्या रहा है। देखिए पहले तो ये है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये तंजौर नहीं पूछ रहा, ये बिल्कुल ये पूछ रहा है, इसका नाम क्या है? कांचीपुरम, ठीक। तो पल्लव की जो रही वो कांचीपुरम रही, है ना। इसके बाद दूसरा ये है कि वित्तीय यानी कि फाइनेंस स्थिरता स्टेबिलिटी बोर्ड, है ना। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, ये ध्यान दीजिएगा, और इसको ध्यान दीजिएगा, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित, बिल्कुल सेम है, कुछ करना ही नहीं था, पूरा आईक्यू से होने वाला क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। इसका आंसर ये है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर की बात करेगा तो सीधा का सीधा अमिताभ बच्चन, ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मन के बीच है? तो इस बार इसने वो नहीं पूछी जो हर बार पूछता था, और इसने इसे चेंज करके क्या कर दिया? सिंगफ्रीड लाइन कर दिया। और सिंगफ्रीड लाइन जो है वो भी एक लाइन है जो फ्रांस और किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच मौजूद है, ठीक है।
मैगी नाट देखते थे वो नहीं पूछी, दूसरा नाम उसका पूछ लिया, और इसके अमिताभ बच्चन। ठीक, मैं डिटेल अभी नहीं बताना चाहूँगा इसकी, क्योंकि मुझे पेपर को थोड़ा सा इस तरीके से एनालाइज कराना है कि जल्दी करा सकें। इसके बाद ये बहुत बढ़िया सी बात कह रहा है, आसान सी भी है। ये कह रहा है कि आप मुझे ये बताएं कि विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट में है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, याद रखना। जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी महानिदेशालय हैं, उन सबको ये जरूर याद रखें कि उनका भार किस मंत्रालय पर है या कौन सा मंत्रालय उन्हें रेगुलेट करता है। ये क्वेश्चन ये बिल्कुल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम सारे जितने भी ऐसे बोर्ड हैं, प्राधिकरण हैं, उन सब पर एक वीडियो लेकर आएंगे जो ये बताएगा कि कौन सा बोर्ड, प्राधिकरण, महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसके बाद हम थोड़ा और बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा तत्व? तो सीधी सी बात है, यूरेनियम के बिना हम सोच भी नहीं सकते। मैं बुक की बात कर रहा था, तो बुक है द स्कारलेट लेटर। ठीक, इस बुक को किसने लिखा? तो एथानियल हार्थोर्न ने। ठीक, इसका ए है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, पता नहीं कितनी बार आ गया क्वेश्चन, फिर भी इसे पढ़ देते हैं कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना है, ये भूटान को कहा जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पर, ऐसा नहीं होता कि पोस्ट होती है, हालांकि पोस्ट होती है उसमें, आप न्यूज़ के रूप में आप देखते हैं, लेकिन जो ट्विटर काम करता है, जो इंस्टाग्राम काम करता है, जो फेसबुक काम करता है, वो एक जैसा काम है, और जो गूगल काम करता है उसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंतर्गत नहीं रख सकते। इस क्वेश्चन को तो मैं चेक कराना जरूरी भी नहीं समझ रहा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं। वो कह रहा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ऐसा कोई नहीं जो इसे नहीं जानता। इसके बाद डाक, विश्व डाक दिवस। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है, मैं हमेशा के लिए इसे याद करा दूं, आपको कैसे याद रहेगा? या तो आप इसे डाक में याद कर लीजिए कि 9 और 10, 9 का मतलब 9, ये 9 है, और ये 10, 10 का मतलब अक्टूबर है ना। इसके बाद जो है आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जैसे 9 लिख रहा है, तो 9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9, और 9 मैंने क्या है? नहीं। नहीं का मतलब ये है बेटे कि अब डाक जो है, डाक तार जो है या पत्र जो है, उनका अब यूज़ नहीं होता, तो 9 अक्टूबर, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद ये कह रहा है कि जगह छोड़ी हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण फाइलों को छवि के मतलब इस तरीके से कह रहा है। ये कंप्यूटर का एक तरह से क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन कह सकते हैं हम, सोशल मीडिया का ही। ये कह रहा है कि डैश है में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों को या छवियों का प्रयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या उसके कंप्यूटर के संक्रमण करने की मदद के लिए किया जाता है। तो ईमेल फिशिंग एक वर्ड है, और ये आप ना समझे कि आपके लिए ही टफ है, ये क्वेश्चन सभी के लिए टफ है। ठीक, ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है मेरिट नहीं बनाते। बहुत अच्छे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में देख रहा हूँ, सबको मैंने देखा है, जब इन क्वेश्चंस को वो स्क्रीन पर देखते हैं तो वहाँ से इधर उधर की बात करना स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं वो मेरिट से बाहर ही होंगे, उसमें तुक्का किसी का लग गया, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि वो सबको पता था और उनके पढ़े हुए आगे। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो रिस्क ना लें, जो आगामी एग्जाम में बच्चे बैठने वाले हैं, मैं उन्हें ये बात कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद क्रोएशिया गणराज्य है ना, क्रोएशिया गणराज्य की कैपिटल की अगर बात करता है तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी कैपिटल है जुग्रिक। ठीक है, इसके बाद क्रोएशिया, थोड़ा सा मैं बता भी दूं, देखिए ये इंडिया है, ठीक, यहां कहीं हमें इटली के बराबर में, एक तरफ तो इटली है, इसके बराबर में यहां आइलैंड्स के रूप में भी थोड़ा पार्ट इसका आइलैंड्स के रूप में है जो मेडिटेरियन सी में है, यहाँ क्रोएशिया है। ठीक, इसकी राजधानी पूछी है, तो राजधानी का एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी से बताया था कि 3 क्वेश्चन बताए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। एक बताया था मैंने कि उसने क्या पूछ लिया, उसने पूछ लिया सीमा रेखा। दूसरा क्वेश्चन मैंने यही चेक कराया कि उसने इस बार क्या पूछ ली, राजधानी। इससे पहले मैंने बताया था कि भूटान के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद आतंकवाद से लड़ने के में जो सूचना को साझा करने से किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है? तो सीधी सी बात है, यह आतंकवादियों के संगठनों को सुरक्षित एजेंसियों द्वारा हमलों की अधिक प्रभावी ढंग से समन्वय में सहायता। मतलब ये क्या कर सकता है कि जो अधिकारी हैं, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता कर सकता है।
ठीक है, तो ये इसका होना चाहिए डी संभावित खतरों को बहुत तेजी से पहले ही भाप लेंगे। अगर सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा तो इसका डी होने की संभावना है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं। ठीक, तो ये करंट का क्वेश्चन भी है, इसमें 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं वो ये देखें, देखो 1940 में जो विमुद्रीकरण हुआ था उसके दौरान भारत के कौन से गवर्नर थे या कौन आरबीआई के गवर्नर थे जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे पहले? तो सीडी बोला जाता है, सीडी देशमुख, है ना। तो इसका डी है। इसके बाद ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में कहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो है वे लिखे हुए हैं? तो भाग 4 में है, ये भी ध्यान रखें। और इन्हें कहते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद बुक का दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है ए लाइफ मिस स्पेंट। तो स्पेंट जो है ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बहुत बढ़िया किताब है ना। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे और हैं और 2 क्वेश्चन में हम फिर वही डिस्कस करेंगे। ये कह रहे हैं कि आसमान के नीलेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो देखो मैं एक बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में नहीं जानते कुछ तो जिस ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन वो ज़्यादा देता है, ज़्यादा का मतलब वो ज़्यादा ही डिटेल में बताना चाह रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे इसमें इसने कहा कि वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, और ब्रैकेट में लिख दिया बिखराव। ठीक, वैसे तो ये भी है बिखराव, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ज्यादा हो रहा है। देखो श्वेत प्रकाश की बात नहीं कर सकता, ये कह रहा है कि अणुओं द्वारा प्रकाश जो सूर्य का है उसके प्रकीर्णन से होता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी साइंस का था। रमन सुब्बा राव, ये करंट का क्वेश्चन है, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो क्रिकेट से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण जो है संवर्धन यानी कि त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो जल प्रदूषण है, ये ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया है, साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 38 तक। स्टार्टिंग में जीएससी इस पोर्शन में थी, बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसका एनालाइज किया। मैं बार बार आपको कहना चाह रहा हूँ कि बेटे एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो आप देख रहे हैं ये जरूर ध्यान दें, ये जरूर देखें कि कहाँ से क्या पूछ रहा है। मैं बार बार इसे कहना चाह रहा हूँ बेटा कि बुक के 2 क्वेश्चन हैं, फोकस करें। हिस्ट्री से छोड़ सकते हैं आप, पॉलिटी छोड़ सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन को फोकस करें 2-3 दिन, साइंस पर फोकस करें। साइंस के क्वेश्चन 3-4 आ रहे हैं, बहुत निर्णायक है। यूपी के 2 क्वेश्चन हैं, वे आप कर भी सकते हैं, आसान फॉर्म में पूछ रहा है। इसके बाद करंट से 5 से 6 क्वेश्चन है, तो करंट भी अपना एक बार रिवाइज करें। इकोनॉमी, जो पुरानी इकोनॉमी है, कब क्या चीज़ डेवलप की गई, इस पर भी फोकस करें। स्टैटिक जीएस तो कंप्लीट आता है, 5-6 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया आप बिल्कुल ध्यान मत दें, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आप यूज़ कर रहे हैं बस थोड़ा सा उस समय जब एग्जाम में आप बैठे होंगे थोड़ा सा कूल होकर सोचेंगे तो आपको बिल्कुल इसका आंसर मिल जाएगा। और मानसिक अभिरुचि और कंप्यूटर से 3-4 क्वेश्चन है। तो ये जो आज 23 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका जीएस का जो सेक्शन था उसे हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। और मैं कह रहा हूँ बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको भी यही करना पड़ेगा, आपको भी यही करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये पूछ रहा है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है फिर आप 2-4 क्वेश्चन अपने एग्जाम में गलत कर दें। तो मैं जो सेकंड शिफ्ट का कुछ देर बाद पेपर खत्म होने वाला है उसका भी एनालाइज इसी तरीके से करूंगा। मेरा सबसे जरूरी काम यह है कि मैं सेक्शन वाइज देखूं, मुझे सेक्शन देखना है कि किस सेक्शन से कितना आ रहा है। आंसरबाजी वाली कोई बात नहीं है, आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप सेक्शन को ये देखें कि कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो जिन्हें बच्चों का एग्जाम हो चुका है निसंदेह उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आज पैदा हुआ होगा, क्योंकि पेपर इतना भी टफ नहीं है। और जो आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।